हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी के एग्ज़ाम के इकाई 6 की, जो कि भाषा विज्ञान पर आधारित है, भाषा पर आधारित है। तो यहाँ मैं प्रश्न उत्तर को ना लेके कुछ महत्वपूर्ण इसके जो बिंदु हैं जिन पे प्रश्न जो है बन सकता है उनको ले लिया है, उन टॉपिक्स को ले लिया है जिन पे प्रश्न बनते हैं या उससे पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ आती है कि भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या क्या है। तो इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी है। तो कई बार आपसे इनकी जो है पूछ लेते हैं कि भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। तो ये परिभाषा दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसने कहा है। तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया है। उन्होंने एक और परिभाषा दी है, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। अगला है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी के द्वारा, भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गीकरण की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। अगली जो परिभाषा दी है वो है बाबूराम सक्सेना के द्वारा, वो है भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। अगला है देवेंद्र नाथ शर्मा का, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। अगला है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण होता है, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। अब भाषा विज्ञान के क्या क्या अंग हैं, तो यहाँ जो है इसका विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है प्रमुख अंग और दूसरा है गौण अंग। तो प्रमुख अंग जो है वो है ध्वनि, पद या शब्द, वाक्य, अर्थ। तो आगे जो है इसमें और जो है भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग जो है और विकसित हो गए हैं। वो है ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान या रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। अब चाहे तो इनको विस्तार से पढ़ ले या फिर इनका नाम ही देख लें क्या क्या है। आगे है गौण अंग। तो गौण अंग में क्या क्या आते हैं, भाषा विज्ञान में जो है गौण अंग भी मतलब आते हैं, अन्य विषयों पर भी विवेचन किया जाता है जिनको गौण अंग कहते हैं। इसमें है भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, कोश विज्ञान, लिपि विज्ञान, प्रागैतिहासिक खोज, शैली विज्ञान और भाषिक भूगोल। फिर है आगे भूभाषा विज्ञान, भूभाषा विज्ञान हो गया, और समाज भाषा विज्ञान और मनोभाषा विज्ञान। आगे अब भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जो बोली और कही जा सके, उसमें ध्वन्यात्मक हो। अब भाषा की परिभाषा जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। तो सबसे पहला नाम है कामता प्रसाद गुरु का। उन्होंने दिया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। अगला जो दिया है वो है किशोरी दास का, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। अगला जो दिया गया है परिभाषा वो है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समाविष्ट रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा है, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक
ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के जो हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं, मौखिक भाषा जिसको हम बोल के प्रकट कर सकते हैं, लिखित भाषा लिखित रूप में, और सांकेतिक भाषा सांकेतिक रूप में भी हम प्रकट कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आती है वो है बोली। किसी छोटे जगह में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है, जिसका कोई लिखित रूप या साहित्यिक नहीं होता। अर्थात क्षेत्र विशेष में साधारण सामाजिक व्यवहार में आने वाला बोलचाल का भाषा रूप ही बोली है। यहाँ आपको बोली की परिभाषा भी देखनी है, तो देख लीजिए। अगला है उपभाषा। तो उपभाषा क्या होती है? उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। यह प्रदेश में बोलचाल में प्रयोग की जाती है। इसमें साहित्य लेखन भी किया जाता है। एक उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली और लिखी जाती है, इसी में साहित्य की रचना होती है। अगला है राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने भारत सरकार की भाषा के रूप में मान्यता दी। किसी भी देश के राजकाज की स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। संविधान के भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। तो यहाँ देखिए अधिकतर जो है इसका ये पूछा जाता है। भारत के अनेक राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो इनका क्षेत्र क्या है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है राष्ट्रभाषा। किसी भी राष्ट्र की आशा, निराशा आदि को अभिव्यक्त देने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस दृष्टि से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसके व्यापक प्रचार के आधार पर इसे राष्ट्रभाषा माना गया। संपर्क भाषा। मध्यकालीन से ही हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा का कार्य करती आई है। आधुनिक काल में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, हिंदी चलचित्रों की लोकप्रियता और पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार में हिंदी केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में प्रयुक्त भाषा न रहकर अखिल भारतीय स्तर पर संप्रेषण की भाषा जो है वो बन गई है। आगे है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। तो अब तो हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी हो रहा है। भारत के बाहर के देशों में भी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यूरोप, एशिया और अनेक देशों में इसका अध्ययन विदेशी भाषा के रूप में हो रहा है। अब आते हैं मानक भाषा की। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है, तो उसको हम मानक रूप कहते हैं। जैसे कि गई, तो ग ई जो है वो मानक रूप है। ठंड और वो लगा दी तो मानक रूप ये हो गया। अंत ये इसका मानक रूप है। ख ये इसको मानक रूप माना गया। शुद्ध ये सारे जो है इसके मानक रूप है, तो आप इसको पहचान सकते हैं अगर आ जाता है तो। आगे है ध्वनियों का वर्गीकरण। तो ध्वनियों का वर्गीकरण जो है सबसे प्रचलित वर्गीकरण जो है इसमें किस प्रकार से होता है? तो स्वर और व्यंजन के रूप में हमें इसका वर्गीकरण देखने को मिलता है। सबसे पहले से पतंजलि ने महाभाष्य में जो है इसमें स्वर और व्यंजन में परिवर्तित किया था। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ध्वनियों को जो है 3 भागों में विभाजित किया है: स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और अंतःस्थ ध्वनि। अब स्वर ध्वनि क्या होती है? सामान्य बोलचाल की भाषा में कहे तो स्वर ध्वनि किसी अव्यक्त ध्वनि को कहते हैं। आचार्य पाणिनि ने लिखा है कि स्वर स्वयं सुशोभित होते हैं और व्यंजन उसके पीछे चलते हैं। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार स्वर वे सघोष ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में श्वास नालिका से आती हुई वायु मुख से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है। तो देखिए यहाँ ये परिभाषा है
स्वर के उच्चारण में मुख में ना तो किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है और ना किसी प्रकार का संकोच जिससे घर्षण उत्पन्न हो। तो हिंदी में जो स्वर है वो है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। ये जो है इसकी स्वर ध्वनियां हैं। तो आप देख लीजिएगा, परीक्षा में जो है वो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन सी ध्वनि है, ये पूछ लेंगे। व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के समय श्वास की वायु कहीं ना कहीं बाधित होकर बाहर आती है। इन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन ध्वनियाँ स्थानीकृत होती है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है वायु अवरुद्ध होती है। तो यहाँ पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण जो है ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है। आपको ये दे देंगे और पूछेंगे इनका ये कहाँ से निकलते हैं। तो क ख ग घ जो है वो कंठ से, च छ ज झ य तालव्य, ट ठ ड ढ ढ अड़ और श ये मूर्धन्य है, त थ द ध न दंत्य, स ज र ल वर्तस्य, प फ ब भ म ओष्ठ, व फ दंतोष्ठ। स्वर तंत्र ये है ह। तो इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं पे प्रश्न जो है अधिकतर आते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपके इसी पे बन जाएंगे। अब अगला आता है अंतस्थ ध्वनि। तो ये उन ध्वनियों को कहा जाता है जहाँ स्वर और व्यंजन जो है उनके बीच में आते हैं। तो यहाँ पे जो है संस्कृत व्याकरण में य र ल व को जो है अंतस्थ कहा जाता है। जब एक स्वर के बाद ही उससे अधिक परिपुष्ट स्वर आता है और पहला स्वर अति ह्रस्व उच्चारित होता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती स्वर को अंतस्थ कहेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। यहाँ आप परिभाषा दूसरी भी देख सकते हैं। अंतस्थ ध्वनियाँ वे है जिनमें जिह्वा उच्चारण स्थान का स्पर्श करने के लिए समीप पहुँचती है लेकिन स्पर्श नहीं कर पाती। ये इसकी परिभाषा हो गई। और य र ल व ये हो गई। तो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। अब शब्द की परिभाषा क्या है? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो। दूसरे शब्दों में वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ मैंने परिभाषाएं ले ली है क्योंकि पिछले वर्ष जो है परिभाषाओं के ऊपर भी प्रश्न आए हुए थे, तो यहाँ परिभाषाएं भी ले ली है। भावों और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। यह शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। यहाँ पे जो है वाक्य आ गया है। शब्द के बारे में अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दों का जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर है। तो ये सारे हैं, इनके आधार पर है। तो देखिए आपको जो है चेंज करने के लिए आएगा या पूछ सकते हैं कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है। तो तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी ज्यों का त्यों। हिंदी भाषा में शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। हिंदी के अधिकतर शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। और जो शब्द जो है हिंदी में भी अपने असली यानी कि संस्कृत रूप में प्रचलित है उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे वायु, कवि, पुस्तक, गुरु, स्त्री, नदी, माता पिता आदि। वहीं पे तद्भव क्या होता है? तद्भव का अर्थ होता है कि उससे होना अर्थात उसके समान, यानी ऐसे संस्कृत शब्द जो बिगड़ कर उसके बदले में जो है हिंदी में प्रचलित है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। जैसे हस्त जो है बदलकर हाथ हो गया, पाद जो है वो पाँव हो गया, दुग्ध दूध हो गया, दंत दांत हो गया। ऐसे ही आपको जो है परीक्षा में शब्द बदलने के लिए आ सकते हैं कि इसका तद्भव रूप क्या है, इसका तत्सम रूप क्या है। हिंदी भाषा ऐसे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों से लिया गया है उसे हम देशज शब्द कहते हैं, देश की भाषाओं से लिया गया, जैसे पगड़ी, खिड़की, खटिया, जूता, झाड़ू, पेट आदि। विदेशज हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए हैं उन्हें हम विदेशी भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द मिले हैं वो है अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द हैं। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं वो है स्कूल, स्टेशन, मास्टर, रेल, अपील, पुलिस, जज,
डीजल, रजिस्टर, मोटर, फंड आदि। अरबी भाषा के शब्द हो गए पिजामा, कुर्ता, अदालत, अमीर, खत, खबर, फकीर, हाकिम आदि। फारसी के शब्द हो गए अलमारी, आमदनी, अफसोस, कमर, कबूतर। तो और तुर्की के हो गए आका, चाबुक, बेगम, लाश, चेचक, मुगल, बहादुर, कूली, तोप, कैंची, ताश आदि। पुर्तगाली हो गए अचार, पपीता, काजू, फीता, तंबाकू, बटन, बाल्टी। अब संकर शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो हिंदी और अन्य भाषा के शब्दों को मिलकर बनाया गया है। जैसे रेलगाड़ी, इसमें रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी जो है वो हिंदी का है। टिकट घर, जिसमें टिकट जो है वो अंग्रेजी शब्द है और घर जो है वो हिंदी शब्द है। इसी तरीके से मोटर गाड़ी और घोड़ा गाड़ी। अब वाक्य को जो है अर्थ के आधार पर जो इसको बांटा गया है वो है एकार्थक शब्द, यानी कि शब्द जो है सुनने में तो समान लगे लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग हो। जैसे कि अभ्यास, उसका अर्थ होता है आद, आभास यानी झलक, अनल आग, अनिल वायु। तो ये बोलने सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ जो है वो भिन्न है। अशक्त, असमर्थ, आसक्त, मोहित, अभिराम, अविराम। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा जो आगे वो हो गए अनेकार्थक शब्द। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसको अनेकार्थक कहते हैं। जैसे अंक यानी कि चिन्ह, हिंदसा, भाग्य, गोद, नाटक, हंसपत्रिका, अंत, समाप्ति, सीमा, मृत्यु, अक्षर, वर्ण, ईश्वर, नाश न होने वाला। तो ये इस प्रकार से हो गए। अब है समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो जिन शब्दों के अर्थ जो है समान शब्द अर्थ हो या फिर उनको पर्यायवाची कहते हैं। संसार यानी कि दुनिया, जग, जगत, विश्व, बादल, मेघ, जलधर, घन, पृथ्वी, रवि, भास्कर, आदित्य, दिनेश। और इसी तरीके से विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, जो उसका उल्टा हो। तो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अनुरक्त, विरक्त, अनुग्रह, विग्रह, अनिवार्य, ऐच्छिक। तो ये सारे हो गए। अब जो है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है तो वो है रूढ़ शब्द। तो वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे माता, गाय, पानी, नल आदि। तो इन शब्दों के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते और अगर तोड़ दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक यानी कि जुड़ना, यानी कि दो शब्दों को मिलाना, दो या दो से अधिक शब्दों का। जैसे कि पाठशाला, उसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पाठ और शाला। रसोई घर, रसोई और घर। योग रूढ़ यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो फिर भी वे किसी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करके एक विशेष अर्थ जो है वो प्रकट करते हो। जैसे जलज, तो जलज का अर्थ होता है पानी और जहाँ ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला और जल में जन्म लेने वाला यानी कि कमल। तो यहाँ पे जलज का जो है एक विशेष अर्थ जो है वो निकल के हमारे सामने आ गया। ऐसे ही दशानन, 10 आनन यानी 10 का अर्थ होता है 10 और आनन का अर्थ होता है मुख यानी 10 मुख वाला यानी कि रावण। तो एक विशेष अर्थ निकल रहा है। इसके अलावा होता है प्रयोग के आधार पर वाक्य का शब्द का वर्गीकरण। तो ये होता है सामान्य शब्द जिनका सामान्य अर्थ जो है वो निकलता हो। जैसे अहंकार का घमंड, अंबर का आकाश, सूर्य का सूरज। तकनीकी शब्द जिसके जो है भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो। तो अर्थशास्त्र के आधार पर मूल्य, लागत, बजट। विज्ञान के शब्द पोषण, तत्व, विकिरण, उर्वरकता, यांत्रिकी। अर्थ तकनीकी शब्द तो इसमें आते हैं कि कुछ हिंदी के शब्द होंगे और कुछ जो है तकनीकी भाषा के शब्द होते हैं तो उसको अर्थ तकनीकी कहते हैं। जैसे पदत्याग, इसरो, वैमानिक, उदासीनता। आगे जो वर्गीकरण है वो है व्याकरणिक या विकार की दृष्टि से उसके आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें जो आते हैं वो होते हैं विकारी और अविकारी शब्द।
तो वे शब्द जिनके प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होते हैं, जैसे इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि जो है वो विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिनका रूप जो है प्रयोग के समय किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सारे अविकारी शब्द आते हैं। अब आते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो भावों और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। दूसरा है शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य के अलग अलग हो गए। और वाक्य के तत्व कितने होते हैं? तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। तो ये अलग से भी प्रश्न आ सकता है कि कितने तत्व होते हैं? तो 6 तत्व होते हैं। तो नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। वाक्य के कितने अंग होते हैं या भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के में जिसके बारे में कुछ बताया जाता हो वह उद्देश्य कहलाता है, और विधेय जिसके उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है। जैसे मेरा मित्र शशिकांत कविताएं लिखता है, तो यहाँ जो मेरा मित्र है वो हो जाएगा उद्देश्य और कविताएं लिखता है विधेय। अब वाक्य का जो वर्गीकरण है या विभाजन है वो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ आपको जो है अलग अलग में परिवर्तित करने को आ सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए यहाँ प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊपर है तो 8 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद। वाक्य में कितने तत्व होते हैं? तो 6। अब बात करें कि चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो भी रह गया है कुछ वो अगले वीडियो में ले लिया जाएगा। और आप अगर कहेंगे कि प्रश्न ही करवा दिए जाए तो आपको अगले वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर ही करवा दिए जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।